जी, तो जो लोग बता रहे थे वो सही बता रहे थे, ठीक है। तमाम स्टेट्स कंप्लीट नहीं है, कोई एक स्टेट है जो कंप्लीट नहीं है, इसलिए डीएफए नहीं है। तो हम चूँकि डीएफए बना रहे हैं तो हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग डीएफए बना रहे हैं तो हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कौन सी स्टेट है जो कंप्लीट नहीं है? सी। अब होता क्या है डीएफए में, देखें, अगर आपने फर्ज कीजिए इसको दिया ए, सिर्फ ए, तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ए से स्टार्ट करेगा, स्मॉल ए की ट्रांजिशन करेगा, कैपिटल बी पे जाएगा, रिजेक्ट। क्लियर? सही है नहीं बात? ए पे खड़ा हुआ है, स्मॉल ए की ट्रांजिशन होगी, कैपिटल बी पे जाएगा और क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? जी, बात समझ में आ रही है? अब अगर फर्ज कीजिए कि इसको हमने ए भी दिया, तो ये बोलेगा ए पे खड़ा हुआ, स्मॉल ए पे बी, और फिर ये सी, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ये भी क्लियर है, ठीक है ना? लेकिन अब फर्ज कीजिए इसको आप डेफिनेटली देखें, स्ट्रिंग देते हुए कोई पाबंदी तो है नहीं, हो सकता है कोई इसको 2 से ज्यादा लेंथ का स्ट्रिंग दे दे, हो सकता है कोई इसको 2 से ज्यादा लेंथ का स्ट्रिंग दे दे। तो अब जो है प्रॉब्लम हो गई। क्यों प्रॉब्लम हो गई? देखिए, ए पे खड़े में स्मॉल ए आया, बी पर है, बी पे खड़े में स्मॉल बी आया, सी पर है, सी पे खड़े में स्मॉल ए आया, ट्रांजिशन ही नहीं है, सी पे खड़े में स्मॉल ए आया, ट्रांजिशन ही नहीं है। डी पे बनाते हुए ना दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ। पहली चीज ये है डीएफए बनाते हुए कि आप डीएफए जिस लैंग्वेज का बना रहे हैं उस लैंग्वेज का हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप डीएफए बना रहे हैं, उस लैंग्वेज का हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए। सही है? आप डीएफए बना रहे हैं, उस लैंग्वेज का हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए। ये बात सबकी समझ में आती है? लेकिन वो डीएफए उस लैंग्वेज के अलावा हर स्ट्रिंग को रिजेक्ट भी करे। वो डीएफए उस लैंग्वेज के अलावा हर स्ट्रिंग को रिजेक्ट भी करे। ये बात क्या कही मैंने? दोबारा बताइए। आप डीएफए बना रहे हैं, आप डीएफए बना रहे हैं, डीएफए बनाते हुए उस लैंग्वेज का हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस लैंग्वेज के अलावा हर स्ट्रिंग रिजेक्ट भी होना चाहिए। मतलब क्या है? तो फर्ज कीजिए कि मैं कार्ड चेक कर रहा हूँ आपका यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ा होकर। अब अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो मैं सही काम ऐसे करूंगा कि यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट मैं अंदर आने दूंगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के हर अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको मैं रिजेक्ट भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के लोग आ रहे हैं उन पर फोकस रखा हुआ है, जो यूनिवर्सिटी के अलावा आ रहे हैं वो भी अंदर आ रहे हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही है? यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना है, यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के अलावा दूसरी जगह के लोगों को रिजेक्ट करना है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीएफए की। तो आपका डीएफए क्या कर रहा है? आपका डीएफए ये कर रहा है कि 2 से ज्यादा स्ट्रिंग को इनपुट ही नहीं ले रहा कैरेक्टर्स को। जब वो कैरेक्टर को इनपुट ही नहीं लेगा तो आप फर्दर डिसीजन कैसे लेंगे? इसीलिए हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए। ये मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डीएफए एक लैंग्वेज के लिए होता है। डीएफए जो होता है वो एक लैंग्वेज के लिए होता है। अब डीएफए जिस लैंग्वेज के लिए है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस लैंग्वेज के लिए वो है उस लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, उस लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे और उस लैंग्वेज के अलावा हर स्ट्रिंग को रिजेक्ट भी करे। सही? इसका मतलब ये, अगर मैं इस क्लास में बैठा हूँ तो इस क्लास में जो 31 स्टूडेंट हैं, मैं जब अप्रूवल दूंगा क्लास में एंटर होने की तो उन 31 को दूंगा, उन 31 के अलावा दूसरे लोगों को मुझे रिजेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फोकस किस पे कर रहा हूँ, इस लैंग्वेज पे कर रहा हूँ, इसके अलावा जो लोग हैं उनको रिजेक्ट भी करूंगा। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगी। खैर, अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि भाई अगर सी पे 2 के बाद अगर मजीद कुछ आता है तो उसे क्या करना चाहिए? हमें रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम किस लाइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? 2 को।
तो 2 से ज्यादा अगर कोई आता है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। अगर 2 लेंथ से ज्यादा कोई आता है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। तो देखें अगर मैं सी पे खड़ा हूँ और मुझे मजीद कुछ मिलता है, अगर मैं सी पे खड़ा हूँ मुझे मजीद कुछ मिलता है, तो इसका मतलब है मुझे उसे एक्सेप्ट नहीं करना। तो देखें ये क्या बता रहा है 1, ये क्या बता रहा है 2 लेंथ, ये क्या बता रहा है 3 लेंथ। अब आप बोलेंगे सर ये तो चलता रहेगा, इसको ई बनाए फिर एफ बनाए फिर जी बनाए। डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आएगी भी कि सर यहाँ तो 2 हो गया, चलें एक्सेप्ट करवा दिया, अब इसको आपने 3 को रिजेक्ट करवा दिया, 4 को कहाँ लेके जाएंगे। तो देखें 2 से ज़्यादा जो है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, उसे क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा को क्या होना चाहिए, रिजेक्ट। तो उसके लिए आपको अलग से स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, आप बी पर ही उसे लूप कर दे। लूप करने का मतलब ये होता है कि रिपीट कर दे। तो देखें अब अगर 1 रिजेक्ट, 2 एक्सेप्ट, 3 रिजेक्ट, 4 रिजेक्ट, 5 रिजेक्ट, 6 रिजेक्ट, हमें यहाँ पर काउंट नहीं करना 2 से ज्यादा का, हमें यहाँ पर 2 से ज्यादा का काउंट नहीं करना। 2 से ज्यादा 200 हो या 2000 हो, सबको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर उसको खत्म कर सकते हैं। यस, देखिए रिजेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि रिजेक्टिंग स्टेट उस कंडीशन के बाद आएगी। हर वो स्टेट रिजेक्ट कर रही होगी जो फाइनल नहीं होगी। निशान, हर वो स्टेट रिजेक्ट कर रही होगी जो फाइनल नहीं होगी। तो अगर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग एंड होता है तो वो भी रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट इज नॉट अबाउट कि भाई फाइनल के बाद वाली स्टेट रिजेक्टिंग होती है। रिजेक्ट का ताल्लुक किस चीज से होता है कि नॉन फाइनल स्टेट जो होती है वो रिजेक्टिंग स्टेट होती है। क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर मैं एक चीज पे फोकस करूंगा, मैं अभी आ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। मैं यहाँ पर एक चीज पे फोकस करूंगा, कहा मैं भी आता हूँ उस पर। मैं एक चीज पे फोकस करूंगा, वो चीज क्या है कि देखें एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आपने हर चीज को रिजेक्ट करवा दिया। पर्टिकुलर कंडीशन क्या थी जो आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी, आपके क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने एग्जैक्टली 2 लेंथ को एक्सेप्ट करवाना था। अब 2 से ज्यादा के बाद जब किसी चीज को रिजेक्ट करवाना है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद, एक पर्टिकुलर बाउंड्री के बाद आपने हर चीज को रिजेक्ट करवाना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन के बाद कि जिसके बाद दोबारा से मैं फाइनल पे आ ही नहीं सकता, एक ऐसी कंडीशन जिसके बाद मैं दोबारा से फाइनल पे आ ही नहीं सकता, वो कंडीशन के बाद हमें डेड स्टेट बनानी पड़ती है। डेड स्टेट कोई रॉकेट साइंस स्टेट नहीं है, सिंपल स्टेट है। लेकिन डेड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है कि जिससे आप तमाम ट्रांजिशन करके भी फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते। डेड स्टेट इज नॉट अबाउट कि डी लिखा हुआ है जो डेड स्टेट है। डेड स्टेट वो स्टेट होती है कि जिस पर तमाम ट्रांजिशन करके भी आप फाइनल स्टेट पर नहीं जा सकते। देखें अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ डी पे, यहाँ से मैं फाइनल पे जा सकता हूँ। तमाम ट्रांजिशन कौन कौन सी हैं, ए या बी। तो क्या ये दोनों ट्रांजिशन करके मैं फाइनल पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। क्या मैं इस स्टेट से तमाम ट्रांजिशन करके या कोई भी चीज यूज करके इस वक्त फाइनल स्टेट पे जा सकता हूँ, नहीं। बेटा आप लोग चीजों को मर्ज ना करें, जितना मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। क्या मैं इस स्टेट से फाइनल पे जा सकता हूँ इस वक्त, नहीं जा सकता, तो ये डेड स्टेट कहलाएगी। क्या मैं इस स्टेट से फाइनल पे जा सकता हूँ, जा सकता हूँ ना, चाहे 2 ट्रांजिशन करूँ, 6 करूँ, 20 करूँ, जा सकता हूँ, इससे भी जा सकता हूँ। तो ये दोनों डेड स्टेट नहीं है। लेकिन ये डेड स्टेट क्यों है कि यहाँ से मैं कुछ भी कर लूँ फाइनल स्टेट में नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन को यहाँ पर डेड कर रही है, क्यों, क्योंकि हमें फर्दर क्वेश्चन को खत्म कर देना है। तो देखिए इस कंडीशन के बाद मैंने हर चीज को रिजेक्ट करवाना है। तो डेड स्टेट की जरूरत जब पेश आती है जब मुझे किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद क्वेश्चन को रिजेक्ट करना। डेड स्टेट इज नॉट अबाउट कि डी लिखा हुआ है, मैं इसमें जेड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट डी, इत्तेफाक से डी आ गया, लेकिन डेड स्टेट का ताल्लुक डी से नहीं है। डेड स्टेट का ताल्लुक किस चीज से, उसकी लॉजिक से। उसकी लॉजिक क्या है कि उससे आप तमाम ट्रांजिशन कर लें तो आप फाइनल पे नहीं जा सकते। क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डेड स्टेट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में डेड स्टेट की जरूरत होती है। इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही
हमें पता चलता है कि वी आर इन नीड ऑफ डेड स्टेट और नॉट, मतलब जरूरत है या नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन के अंदर डेड स्टेट को जबरदस्ती लेके आ रहा हूँ। सही। अब इसका ट्रांजिशन टेबल देखते हैं। ट्रांजिशन टेबल बहुत सिंपल है इसका, ये देखें ए बी सी डी, ए बी, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। बहुत सिंपल है इसका ट्रांजिशन टेबल। चलिए भैया इसका ट्रांजिशन टेबल, आई बिलीव कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने एक चीज पे फोकस किया है, वो चीज क्या है कि जब भी आपको लेंथ काउंट करनी होती है, लेंथ, तो आप अपनी स्टेट चेंज करते हैं। जब भी आपको कोई स्पेसिफिक लेंथ काउंट करनी होती है तो आप अपनी स्टेट चेंज करते हैं। तो फर्स्ट कीजिए कि अगर मुझे 50 लेंथ काउंट करनी है तो मेरे क्वेश्चन में ये स्टेट कहाँ तक जाएगी, 50 तक जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि आप अल्फाबेट्स यूज करें, आप कोई भी नंबरिंग स्कीम यूज कर सकते हैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ चेंज। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लेंथ 2 या 2 से ज्यादा एक्सेप्टेबल होगी। इसका मतलब है यहाँ पर ए आएगा, ए बी आ सकता है, बी ए आ सकता है, बी बी आ सकता है, ए आ सकता है, ए बी आ सकता है, एंड सो ऑन। क्लियर। एटलीस्ट 2 लेंथ एक्सेप्टेबल। क्लियर। अब बताइए कि भाई क्या करना चाहिए। तो देखिए हमने वही क्वेश्चन किया क्योंकि भाई हमें पता है 2 लेंथ के लिए कैसे काम हो रहा था। ये था 2 लेंथ के लिए, यहाँ तक तो सब एग्री करते हैं, ठीक है ना। इसको तो हमें दोबारा से अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, ये हमें क्लियर है वाली बात कि 2 लेंथ तक हम कैसे बना सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब आ जाए 2 से ज्यादा लेंथ का क्या करना है, उसे भी एक्सेप्ट करना है या क्या कुछ और करना है। बिल्कुल सी पे लूप कर देंगे, ठीक है। 2 से ज्यादा लेंथ को भी क्या करना है बेटा, बिल्कुल आगे 2 से ज्यादा लेंथ को भी क्या करना है, 2 से ज्यादा लेंथ को भी हमें क्या करना है, एक्सेप्ट ही करना है। तो देयर इज नो नीड कि भाई हम एक और स्टेट बनाए, तो हम इसको यहीं पर ही क्या कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 से ज्यादा लेंथ भी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी डेड स्टेट नहीं है, तो जबरदस्ती डेड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट तो हम बनाएंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर हम नहीं बनाएंगे। तो देखें इस क्वेश्चन के अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आपने हर चीज एक्सेप्ट करवानी है। एक क्वेश्चन के अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद आपने हर चीज एक्सेप्ट करवानी थी, तो आपने क्या किया, जहां आपने हर चीज एक्सेप्ट करवानी थी वो आपने बना दिया। क्लियर हो गई ये बात। क्लियर हो गई बात। कोई क्वेश्चन यहाँ तक। देखें एक स्टूडेंट होगा वो ऐसे बनाएगा, फर्ज कीजिए इसी क्वेश्चन को एक स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करता है, तो क्या मैं उसको गलत बोल दूंगा या सही बोलूंगा। एक स्टूडेंट आता है वो कहता है कि भाई ऐसे सॉल्व किया मैंने सर, बताइए सही है या गलत है। सही है ना। हाँ सही है बिल्कुल। लेकिन लेकिन पता है स्मार्ट नहीं है वो स्टूडेंट। सही कह रहा हूँ गलत। नहीं नॉन डिटरमिनिस्टिक तो है वो, डिटरमिनिस्टिक तो है वो क्वेश्चन। वो स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है। वो स्मार्ट क्यों नहीं है, वो काम सही कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वो सही तो कर रहा है लेकिन स्मार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्या रीजन है।
बिल्कुल, बस वो स्टेट ज़्यादा बना रहा है, ठीक है, ज़रूरत नहीं थी उसकी। मतलब वो स्टूडेंट कह सकते हैं उसे, हालांकि कंपैरिजन थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा, लेकिन वो स्टूडेंट है जिससे 2 का टेबल लिखने को बोला है 10 तक, तो वो प्रिंट ऐप में पूरा लिख देता है। हालांकि काम सही कर रहा है, वो काम सही कर रहा है, लेकिन स्मार्ट नहीं कर रहा। सही ना भाई? स्टूडेंट को 2 का टेबल लिखने को बोलते हैं, तो फिर अगर वो टेबल के अंदर टेबल नहीं बना रहा रूप से, तो क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ के अंदर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड सो ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये जो मैंने चीज़ समझाई है ना, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है मिनिमल मिनिमल डीएफए कहलाता है ये। मतलब आप भी एक डीएफए बनाए, मैं भी एक डीएफए बनाऊं, एक ही क्वेश्चन का, मतलब इसी क्वेश्चन का एक डीएफए मैं बना रहा हूँ, एक आप बना रहे हैं। मैंने 5 स्टेट यूज किए हैं, आपने 4 किए हैं, एक स्टूडेंट ने 3 किए हैं, एक स्टूडेंट ने 10 किए हैं। तो मिनिमल डीएफए वो होगा, काम सबका सही हो रहा है। पहले इस बात को तो फिक्स कर ले कि काम सब सही कर रहा है, 10 वाला भी सही कर रहा है, 15 वाला भी सही कर रहा है। तो मिनिमल डीएफए वो होगा जो सबसे कम स्टेट यूज कर रहा होगा, सही काम कर रहा हो, सही काम कर रहा हो। अब किसी क्वेश्चन के अंदर मिनिमल 5 होती हैं स्टेट, किसी में 10 होती हैं, हमें नहीं पता। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस से पता चलता है कि कितनी स्टेट यूज होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में पहले आपने बता दिया कि इस क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस है थी। अब एक क्वेश्चन है, उसे मैंने भी सॉल्व किया, आपने भी सॉल्व किया, एक और स्टूडेंट ने किया। स्टूडेंट ने 4 स्टेट यूज की, मैंने 6 की, आपने 7 की, तो 4 वाला मिनिमल है। क्लियर हो रही है बात? तो हम बाय प्रैक्टिस मिनिमल डीएफए ही बनाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। एक और चीज है, फर्स्ट कीजिए कि स्टूडेंट ने 4 स्टेट्स पे सॉल्व किया, मैंने 6 पे, आपने 8 पे। एक मेथड है वो जो इस कोर्स में नहीं है, वो हम पढ़ते हैं। डेट स्टेट की नीड जब होती है, जब रिक्वायरमेंट होती है। पिछले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी, बना दी। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं बनाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक स्टूडेंट ने 4 स्टेट में बनाया, एक ने 6 में बनाया, एक ने 8 में बनाया। एक मेथड है वो कहलाता है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए वो मेथड डीएफए बनने के बाद लगता है। वो मेथड डीएफए बनने के बाद आप लगाते हैं, और उस मेथड से अगर 8 स्टेट वाला डीएफए होगा वो भी 4 पे आ जाएगा, 6 वाला होगा वो भी 4 पे आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट कर ले 4 वाले ने भी ज्यादा स्टेट बनाएंगे, 3 में हो जाता काम, तो सबको हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए वाला मेथड 3 स्टेट पे लेके आ जाएगा। लेकिन वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, वो हम पढ़ते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर। क्लियर? तो अगेन हमें फिलहाल इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि सर कितनी स्टेट है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिनिमल डीएफए है, तो आपने अननेसेसरी स्टेट्स नहीं बनानी। आपने सोचना वैसे ही है जैसे आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसी डोमेन का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ही डोमेन के मैं इसलिए करवाता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा चीज़ों को समझ लें। अब देखें, लेंथ 2 का कर लिया, लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का कर लिया, अब लेस देन इक्वल टू 2 का कर लेते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, जो कि थोड़ी देर में समझ में आती है। ये बताएं क्या लिखा भाई? इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 2, एट मोस्ट 2 है इसका मतलब। इसका मतलब है एट मोस्ट 2। ठीक है, अच्छा जी, मुझे इसके स्ट्रिंग बताने हैं। तो अगर मैं बोलूं कि लेंथ 2 की बात कर रहे हैं, तो लेंथ 2 में आ जाता है ए बी ए एंड बी बी। लेंथ 1 में आ जाता है ए एंड बी। क्या लेंथ 0 होती है? होनी तो चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। लेंथ 0 होती है, होनी चाहिए। तो लेंथ 0 का अगर जो स्ट्रिंग होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। नल सेट नहीं होता। बेसिकली दो अलग अलग चीजें हैं बेटा, दो अलग अलग चीजें हैं, वो कंफ्यूज होंगे आप, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ।
पहले मेरी बात गौर से सुन लीजिए। अगर कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 0 है तो वो स्ट्रिंग हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन से। कुछ जगहों पे इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगहों पे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगहों पे इससे करते हैं, मैं इससे कर रहा हूँ एप्सिलॉन से, ठीक है, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है? 0 है। जी जी, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है? 0 लेंथ है। मुझे 1 मिनट दे दें, मुझे 1 मिनट दे दें, ठीक है। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ जो है अगर 0 होगी तो उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। दो अलग अलग चीजें। देखिए नल सेट क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब है नल सेट, इसका मतलब है इस सेट के अंदर कोई है ही नहीं, ये बराबर नहीं है, ये चीज बराबर नहीं है, ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक सेट है जिसके अंदर कोई मेंबर ही नहीं है, मतलब हमारी क्लास के अंदर कोई 40 साल से बड़ा है ही नहीं, ये नल सेट होगा, ठीक है, ये नल सेट है। लेकिन ऑटोमेटा में या लैंग्वेज के अंदर जब हम बात करते हैं कि ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 है, इसका मतलब है स्ट्रिंग मौजूद है लेकिन उसकी लेंथ 0 है, तो उसको मैं एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दीज आर नॉट इक्वल, नल नहीं होता, फिर उसमें एक स्ट्रिंग होता है जिसमें लेंथ क्या होती है? एप्सिलॉन। क्लियर हो रही है बात? नल सेट का मतलब अलग है, एप्सिलॉन स्ट्रिंग का मतलब अलग है। नल सेट होता है कि कोई है ही नहीं, एप्सिलॉन का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है? 0, उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? हम एप्सिलॉन से कर रहे हैं। क्लियर? जी, इट्स नॉट अबाउट, नहीं बेटा देखें, दो तीन चीजें हैं। अब दिशान की बात का जवाब दे रहा हूँ, पहले तो मुझे बताइए, मेरी बात समझ में आई कि नल सेट क्या होता है? नल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई मेंबर ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी, आवाज आ रही है? नल सेट वो मेंबर होता है, मैं भी आगे एक्सप्लेन करता हूँ, वो जो आपका सवाल है वो एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मुझे ये बताइए। नल सेट वो सेट होता है जिसमें कोई मेंबर ही नहीं होता। नल, ये भी नल है रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अगर एप्सिलॉन है तो वो नल नहीं है, इसका मतलब है एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है? 0 है। अब मैं आपकी बात बता रहा हूँ, देखिए बेटा, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये, इसका मतलब क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ऐसा डीएफ है जो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करता हो, उसमें इनिशियल स्टेट को ही फाइनल बनाना पड़ता है। एक ऐसा डीएफ है जो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करता हो, मतलब 0 लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता हो, तो उसमें इनिशियल स्टेट भी फाइनल होती है। इसका मतलब है कुछ नहीं भी आया तब भी एक्सेप्ट, कुछ नहीं भी आया तब भी एक्सेप्ट करेगा ये, कुछ नहीं भी आया तब भी क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा। जी, क्लियर हो रही है बात? अब अगर हम बात करें वन लेंथ के लिए, तो देखें ये कह रहा है वन लेंथ को भी एक्सेप्ट करना है, तो हमने बी को भी बना दिया फाइनल, और टू लेंथ को भी एक्सेप्ट करना है तो हमने सी को भी बना दिया फाइनल। अब ये वो क्वेश्चन आ गया हमारा कि जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा स्ट्रिंग क्या हो रहे हैं? एक्सेप्ट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आ गया हमारा जिसके अंदर एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं। देखें, 0 लेंथ भी एक्सेप्ट हो रही है, वन लेंथ भी एक्सेप्ट हो रही है, टू लेंथ भी हो रही है, टू से ज्यादा क्या होनी चाहिए? टू से ज्यादा क्या होनी चाहिए? टू से ज्यादा क्या होनी चाहिए? रिजेक्ट। तो क्या करना चाहिए मुझे? बस जगह नहीं है, मैं नीचे बना रहा हूँ। टू से ज्यादा को हमने डेड स्टेट में भेज दिया। अब अगेन रिक्वायरमेंट आ गई बेटा महाज। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो हमने फौरन क्या किया? हमने उसको डेड स्टेट में भेज दिया। अगेन इत्तेफाक से यहाँ पर भी डेड स्टेट का नाम क्या आ रहा है? डी आ रहा है। अगेन कह रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट डी, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट। यहाँ क्लियर हुई ये बात? तो अगर किसी क्वेश्चन में एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा हो, किसी क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन जो है वो एक्सेप्ट हो रहा हो,
तो आप बिला झिझक इनिशियल स्टेट को फाइनल बना सकते हैं। आप बिला झिझक इनिशियल स्टेट को फाइनल बना सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? किसी क्वेश्चन के अंदर अगर एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा हो तो आप बिला झिझक इनिशियल स्टेट को फाइनल भी बना सकते हैं। इसका ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे आप लोग। सब पे स्टार आ जाएगा, ए के साथ भी स्टार, बी के साथ भी स्टार, सी के साथ भी स्टार, और ए के साथ एरो का साइन भी आ जाएगा। तो स्टार और एरो दोनों आ जाएंगे ए के साथ, और बी और सी के साथ क्या आ जाएगा? स्टार, और सी के और डी के साथ कुछ भी नहीं आएगा, ट्रांजिशन टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो अगेन अब आप बात कर लेंगे सर लेंथ 50 हो तो कैसे बनेगा, 100 हो तो मैंने आपको लेंथ वाले क्वेश्चन करवा दिए। तो 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, बस ये लॉजिक इन 3 लेंथ वाले क्वेश्चन की। अच्छा जी, लेंथ वाले क्वेश्चन पे ही रहते हैं और एक ही तरह के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अभी लेंथ वाले क्वेश्चन पे ही है। लेंथ में हमने क्या कर लिया, अब इवन लेंथ का कर लेते हैं कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ इवन हो तो क्या करना है। तो देखें, एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी, वो ये है कि अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ हो तो बेसिकली अगर मॉड के अंदर W लिखा हुआ तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हम ये बात कर रहे होते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की। वो जो स्टेटमेंट थी पहले वाले क्वेश्चन की वही सेम। अगर ऐसे लिखा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि लेंथ की बात हो रही है स्ट्रिंग की। ठीक है, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ हो तो आप बिना झिझक समझ जाएं कि ये बात हो रही है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की। ठीक है, मॉड W कि हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ की। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की। तो अगर मैं इसमें अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, इवन लेंथ, सही, इवन लेंथ। तो हमें क्या करना है, हमें इनको एक्सेप्ट करना है। क्या जीरो लेंथ इवन होती है? क्या जीरो जो है वो इवन होता है? होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होना चाहिए इसमें। ए बी, बी ए, बी बी, ए बी एंड सो। सही है भाई, तो ये तमाम लोग एक्सेप्ट होना चाहिए। और कैसे बनाएंगे सर? हमने कहा कि भाई चूंकि आपने कह दिया है कि एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए तो पहले ही मैंने इनिशियल को फाइनल बना दिया। क्योंकि आपने कह दिया है कि एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए तो मैंने कुछ भी सोचे समझे बगैर इनिशियल को फाइनल बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूँ सर, इसका मतलब है मैंने एक मेंबर देख लिया है। अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूँ तो इसका मतलब है मैंने एक मेंबर देख लिया है। एग्री? अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हुआ हूँ तो इसका मतलब है मैंने एक मेंबर देख लिया है। एग्री है ना? सब एग्री है इस बात से? वही लॉजिक यूज कर रहा हूँ मैं। अगर मैं कैपिटल ए पे कैपिटल बी पे खड़ा हुआ तो इसका मतलब मैंने एक मेंबर देख लिया है। यहाँ एक और दो की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है इवन की। तो अगर एक मेंबर देख लिया है तो अगर एक और आएगा तो क्या हो जाएगा? अगर एक मेंबर और आएगा तो क्या हो जाएगा? अभी तो ऑड हुआ है ना। एक मेंबर और आएगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या करना चाहिए? एक और स्टेट बनानी चाहिए। एक और स्टेट बनानी चाहिए। नहीं, ये बात कह रहे नहीं। फिर ये बात क्या कर लें? कहाँ पर लूप? नहीं,
ये काम नहीं कर लें, ये काम नहीं कर लें। भाई देखिए मैं कैपिटल ए पे खड़ा हूँ, कितनी लेंथ है 0। फिर मेरे पास कोई एक मेंबर आया तो मैं किस पे चला गया, कैपिटल बी पर। कोई एक मेंबर आया, मैं किस पे चला गया, कैपिटल बी पर। कितने लोग हो गए, एक, एक हो गया ना, एक। अब अगर कैपिटल बी पे मजीद कोई आता है तो एक के बाद क्या आता है, एक के बाद दो नहीं आता, इवन आता है। मतलब क्वेश्चन इवन ऑर्डर का है ना, तो लेंथ पे हम फोकस तो करेंगे, लेकिन किस सेंस में करेंगे, इवन या ऑर्ड। ठीक है, तो ये मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से खुद। तो देखें यहाँ पर मैं पहुंचा तो मेरी पास लेंथ कितनी हो गई, ऑर्ड। अब अगर यहाँ खड़ा हूँ, एक और मेंबर आएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, ऑर्ड से वापस, ऑर्ड से वापस क्या हो जाएगी, इवन। फिर ऑर्ड, फिर इवन, फिर ऑर्ड, फिर इवन। क्या इस क्वेश्चन में मुझे ये बताना है कि 10 आए, 12 आए, 14 आए, 16 आए, या मुझे ये बताना है कि इवन आया सिर्फ। तो अगेन अगर आप एक और स्टेट बनाएंगे तो आप गलत काम करेंगे। अगर आप एक और स्टेट बना देंगे तो आप गलत काम करेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। फर्स्ट कीजिए, जो एक स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई लूप वूप चलाते, तो देखें आप जब कोई ऑटोमेटेड डिजाइन करते हैं तो मैं तो देखें मुझे तो पता है इनका आंसर, तो मैं तो सही कर रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट करें आप एक ऑटोमेटेड डिजाइन करते हैं और आप इसमें ये गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा ये सही है या गलत है। आप क्या करें, इस लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग इसको देके एक्सेप्ट करवाएं, और इस लैंग्वेज के अलावा कुछ स्ट्रिंग इसको दें तो रिजेक्ट करवाएं। 1 मिनट दे दे साथ। जब मैं कह रहा था तो उस वक्त सवाल पूछ रहे थे बेटा। ये देखिए बेटा, लेंथ 200 से ज्यादा हो जाएगी, परेशान क्यों हो रहे हो। क्या कह रहे हो साथ, लेंथ 2 से ज्यादा क्यों नहीं होनी। ये एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट साथ, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट। साथ ये एक्सेप्ट होना चाहिए आपके क्वेश्चन के अंदर, या रिजेक्ट, डीएफए के एक्सेप्ट। हाँ तो बस ये एक्सेप्ट हो तो रहा है। ये देखो ए, फिर बी आया तो इधर, फिर ए आया तो इधर, फिर बी आया तो इधर, स्ट्रिंग खत्म। आप कहाँ पर फाइनल में, क्लियर। जी साहब, क्लियर हो गई ये बात। मैंने लूप कहाँ करा है बेटा, बेटा हमें ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना है। इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट लेंथ की नहीं थी, इवन लेंथ की थी। तो इवन लेंथ एक साइकिलिक नेचर का क्वेश्चन है, साइकिल रिपीट करता है अपने आप को, साइकिल। तो साइकिल में अगर मैं आपसे कहूँ कि मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में 300 भी है, 3000 भी है, 3 लाख भी है, 3 करोड़ भी है। मल्टीपल ऑफ 3, तो इट्स नॉट अबाउट 3 करोड़, इट्स अबाउट मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर। वो नंबर जितना बड़ा भी हो, जितना छोटा भी हो, तो मल्टीपल ऑफ 2 है। अगर मतलब मैं इवन की बात कर लूँ, इवन क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 होता है। खैर मैं इसको समझा रहा था। तो देखिए फर्स्ट करें एक स्टूडेंट ने ये बनाया और वो कहता है ये सही है, तो वो खुद ही चेक कर ले कि ये सही है या गलत है। वो क्या कह रहे, वो इस लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग देके एक्सेप्ट करवाए, और इस लैंग्वेज के अलावा एक स्ट्रिंग देके रिजेक्ट भी करवाए। तो देखें पहले मैं ए भी देता हूँ, तो देखिए रिजेक्ट हो रहा है, ए पे इधर चला गया, फिर बी पे जाइए, फिर ए पे जाइए, फिर बी पर ये रिजेक्ट हो गया। क्लियर। तो आप अपनी गलतियां खुद निकाल सकते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, ऑटोमेटेड डिजाइन करें पहले। आप ऑटोमेटेड डिजाइन करें, उसके बाद पेंसिल पे डिजाइन कर लें, और फिर उसके बाद आप उसमें अपनी स्ट्रिंग को चेक करें और रिजेक्ट करवाएं, और चेक करें, रिजेक्ट करवाएं। ये आपका ऑटोमेटा हो गया इवन लेंथ का। इवन लेंथ का समझ में आ गया ऑटोमेटा। बताइए ऑड लेंथ का कैसे बनेगा।
बिल्कुल, जो लोग कह रहे हैं कि बी को फाइनल स्टेट करते हैं वो सही कह रहे हैं, बाकी सब लोग इररेलेवेंट बातें कर रहे हैं। नहीं, एक और स्टेट नहीं बनेगी, बस बी को फाइनल कर दो। मैं डायग्राम गंदी हो गई है, इसलिए मिटा के बना रहा हूँ। वही क्वेश्चन है, पूरी वही डायग्राम है, सिर्फ मैंने ए को फाइनल से हटा के बी को फाइनल कर दिया। अब ऑड एक्सेप्ट होगा और इवन क्या होगा, रिजेक्ट होगा। ये देखें, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जब हमें पता है कि क्वेश्चन में दो ही तरह के पैरामीटर्स हैं, या तो ऑड होगा या इवन, तो दो से ज्यादा स्टेट बनाने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन देख के ही मुझे समझ में आ गया कि यार जब दो ही दुनिया में दो ही तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो ऑड या तो इवन, अगर एक के रेफरेंस से बात करें तो या तो ऑड होता है या इवन होता है, कोई तीसरी चीज नहीं होती। तो इसका मतलब स्टेट भी दो तरह की होनी चाहिए, या तो ऑड या तो इवन। तो मैं तीसरी स्टेट बनाऊंगा ही नहीं, मैं इसमें तीसरी स्टेट बनाऊंगा ही नहीं। ठीक है, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। कोई भी सवाल है? जी, कोई सवाल है किसी का भी? तो देखिए मैंने सिर्फ इवन को ऑड में चेंज किया और हमारे पास लॉजिक क्या हो गई, स्वैप हो गई। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं किए, सेम वही क्वेश्चन था। तो सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कॉन्सेप्ट कि अगर आपको चीज़ें सही से समझ में आ रही हैं तो आप खुद ही इन चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ अभी 5 क्वेश्चन करवाए, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका था इक्वल लेंथ का, एग्जैक्टली। फिर आपने करा कि लेस देन इक्वल टू, फिर आपने करा ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आपने करा एक साइक्लिक नेचर का। तो देखिए जब साइक्लिक नेचर का क्वेश्चन होता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब एक साइक्लिक नेचर का क्वेश्चन होता है तो उसमें डेड स्टेट नहीं आती। ये साइक्लिक नेचर का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि उसमें रिपीटेशन हो रही है। क्या रिपीटेशन हो रही है? रिपीटेशन ये हो रही है कि एक इवन बार बार आता है, तो इसलिए इसमें डेड स्टेट आ ही नहीं सकती। क्लियर? अगर मैं इसमें कहीं डेड स्टेट बना दूंगा तो फंस जाऊंगा। समझ में आ गई बात? मैं करवाता हूँ, ठीक है।